हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग वेक्टर सेक्शन की दूसरी वीडियो देखेंगे। इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर सब्ट्रैक्शन। बिना सब्ट्रैक्शन के रिलेटिव मोशन गोल, क्या गोल। इसलिए इसको आप पूरी वीडियो आखिरी तक देखना, अच्छे से देखना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। टेंशन होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पर मैसेज करके पूछ लेना जो भी कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, पढ़िए अच्छे से। ठीक है, और अगर पसंद आए लाइक कर देना। ठीक है, पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो, कोई घंटी वंटी का बेल हो आइकन होगा उसको भी दबा देना, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आओ सीखते हैं वेक्टर एडिशन। देखो, पूरे वेक्टर्स में जो सबसे ज़्यादा यूज होगा फिजिक्स के लिए वो क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन तब सीख पाओगे जब एडिशन आपको ढंग से आएगा। तो हम एडिशन ढंग से सीखेंगे। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कौन कौन से हैं? एक ट्रायंगल लॉ है, एक पैरेललोग्राम लॉ है। ट्रायंगल लॉ सीख लोगे तो पैरेललोग्राम अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो हम ट्रायंगल लॉ बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे भी। क्लियर है? उससे पहले अगर वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हों, फिर बोला जाए उनको ऐड कर लो, जैसे ऐसे बोला इनको ऐड कर दो, तो इनको ऐड करना बहुत आसान है। जैसे नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हो वैसे ही ऐड कर देना। a प्लस बी बोलो या b प्लस ए बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वेक्टर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, 11th में जो बच्चे आए होंगे 10 से तो कहेंगे हाँ ये तो ठीक है, 2 3 5 3 2 5 होता है। ठीक, अभी लग रहा है, लेकिन आपको पता है वेक्टर्स में भी कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगी जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जब a इंटू बी करोगे कुछ और रिजल्ट आएगा, b इंटू ए करोगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसलिए हम बता रहा हूँ। खैर, अभी बात करते हैं एडिशन की। तो इन दो वेक्टर को अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा? इसको ऐड करोगे, ध्यान रखना x कंपोनेंट में x कंपोनेंट ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा? 4i कैप। कंपोनेंट का कंपोनेंट में ऐड करना, ठीक है, ज़्यादा काबिल मत बनना। ठीक है, आ जाएगा 4j कैप हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? -4 करोगे आएगा -2k कैप आ जाएगा। ऐसा मत कर देना 3 1 4 और ये क्या हो गया 0, ये 0 हो गया, 3 1 4 2 6, ये 6 हो गया। ऐसा मत कर देना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कंपोनेंट से कंपोनेंट में जोड़ना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इन दोनों वेक्टर का सम। अब मान लो स्पेस में दो वेक्टर्स हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उनके बीच के एंगल्स दिए हुए हैं, मैग्नीट्यूड दिया है, मतलब उनका ग्राफ ड्रॉ करके दिया है। बोला गया है इनका रिजल्टेंट बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए क्या करते हैं? ऐसे केस के लिए हम ट्रायंगल लॉ यूज़ करते हैं या तो पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करते हैं। क्या है ट्रायंगल लॉ, क्या है पैरेललोग्राम, वो देखो जरा आप। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रायंगल लॉ की बात कर रहे हैं। ये ट्रायंगल लॉ क्या है, कब लगेगा, कैसे लगेगा, वो सीखते हैं। देखो, जब दो वेक्टर हेड टू टेल कनेक्टेड होंगे, हेड टू टेल, ये टेल है ये हेड है, ऐसे, ये इसका टेल है ये इसका हेड है। जब वेक्टर हेड टू टेल कनेक्टेड हो, मतलब बैक टू बैक कनेक्टेड हो, ऐसे, तो अब मैं इसको नहीं लिखता हूं फालतू में। ठीक है, तो ये वेक्टर मान लो a है, ये वेक्टर b है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? तो एक बात याद रखो, ये सीक्वेंस ऐसा है ना, ऐसा है ना, तो इसका रिजल्टेंट कुछ नहीं, आप इस जगह से इस जगह को जोड़ दो, बस ऐसे सीधा ऐसे जोड़ दो, ये आएगा रिजल्टेंट। ये हो जाएगा c वेक्टर, ये है c वेक्टर। कुछ करना ही नहीं है, ऐसे सीधा जोड़ दो। अगर आपको नापना हो ना, आपके पास स्केल वगैरह हो, तो a वेक्टर ऐसे बना हो, b वेक्टर ऐसे बना हो, और फिर आप इसको जोड़ दो ऐसे, तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट। अब खुद सोचो, इस c की वैल्यू जो है, इस c की वैल्यू डिपेंड करता है कि कितने एंगल पर हैं दो वेक्टर, इस पर डिपेंड करता है। अलग अलग थीटा के लिए इस c की लेंथ अलग अलग आएगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे स्पेस में इतने, ये एक वेक्टर बना हुआ इतना बड़ा और दूसरा वेक्टर इतने एंगल थीटा एंगल पे यहाँ बना है, इन दोनों को अगर आप नाप लो, ऐसे स्केल रख के नाप लो, तो ये आएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। मैं थीटा चेंज करता चला जाऊँगा, ये लेंथ चेंज होती चली जाएगी। कैसे? अगर ऐसे हो, ये a वेक्टर हो, और ये ऐसे हो, ये b वेक्टर हो, तो ये c इतना हो जाएगा, तो चेंज नहीं होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे थीटा चेंज करोगे ये चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर ऐसे लगे हो तो ये a वेक्टर है और इसी के साथ ये b वेक्टर लगा है। इन दो वेक्टर को अगर ऐड करेंगे तो अगर मैं स्केल रख के नापूंगा, हेड टू टेल लगे ना, देखो हेड टू टेल, तो नापोगे स्केल लगे तो ये आएगा आपका वेक्टर c, ये आएगा वेक्टर c। सीधा इनको जोड़ दोगे तो जैसा एंगल होगा उसके हिसाब से लिखेंगे रिजल्टेंट।
ठीक, इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हेड टू टेल कनेक्टेड हो तब। चलो नापने वाली बात सही है, लेकिन अगर मान लो हम नापने वाली स्टेज में ना हो, तो जंगल में हो, कुछ नहीं नापने का, खाली ऐसे बवाल है, तो क्या करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं है, सब तुमको आता है। ठीक है, कैसे? आओ मैं बताता हूं। ये दो वेक्टर बने थे ऐसे, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, ये ए वेक्टर है, ये यहां पे बी वेक्टर है, ऐसा। ये इन दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो एक बात इतना ध्यान रखो कि इस पूरे को जो मैं पढ़ने जा रहा हूं इसको दो पार्ट में पढ़ूंगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पढ़ूंगा। ठीक, तो इस वेक्टर बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर, ये कंपोनेंट होगा हमारा बी एक्स, यहां से यहां तक, ये क्या होगा? बी एक्स होगा, और ये यहां से यहां तक का जो कंपोनेंट होगा ये बी वाई होगा, है कि नहीं? मतलब मैं चाहे इस वी वेक्टर को पढ़ूं, चाहे इन दो अलग अलग कंपोनेंट को पढ़ूं, तो मतलब ये फोटो ऐसे नजर आएगी आपको, ए और बी एक्स, और यहां पर ये ऐसा बी वाई। तो ये एक्स डायरेक्शन में इतना बड़ा वेक्टर हो गया, कितना? ए प्लस बी एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर हो गया, क्या हो गया? ए प्लस बी एक्स मिल गया आपको, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में कितना बड़ा मैग्नीट्यूड मिल गया आपको? कितना? बी वाई मिल गया। तो वाई एक्स डायरेक्शन में इतना बड़ा लेंथ मिल गया आपको, वाई डायरेक्शन में इतना बड़ा लेंथ मिल गया। रिजल्टेंट इस एंड से इस एंड को जोड़ दो, ऐसे, ये हो जाएगा सी। वही तो यहां भी हो रहा था, इसको जोड़ देते आप, तो क्या हो रहा था? सी हो रहा था, ऐसे जोड़ देते हैं। तो जैसा सी यहां है, जैसा सी यहां, वैसे सी यहां है, लेकिन फर्क क्या है? ये तुमको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा था, ये थोड़ा थोड़ा आसान नजर आया। ये तो तुमने कहा वाह मास्टर जी, काम बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसी को मैंने ऐसा देखा, फिर इसको ऐसा देखा, तो तुमने जब आखिरी में देखा तो कहा तो राइट एंगल ट्रायंगल, इसको तो मैं चुटकियों में निकाल लूंगा, है कि नहीं? ये वेक्टर का रिजल्टेंट इस वेक्टर ए वेक्टर से फाई एंगल बना रहा था। क्या बना रहा था? फाई एंगल बना रहा था। यही फाई यहां है, मतलब यही फाई यहां है। फाई एंगल में निकालने को यहां कहते अरे सर जी क्या पूछ रखा, बड़ा भयानक सा है, ये तो ट्रायंगल पता नहीं अजीब सा कैसा है। यहां कहता है तो थोड़ा थोड़ा तुमको आराम मिलता है। ये तो अरे ये तो सर राइट एंगल ट्रायंगल है, tan फाई तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं, है कि नहीं? खैर, सी का रिजल्टेंट क्या होगा वो निकालना है। उससे पहले ये बी एक्स और बी वाई कितने कितने बड़े हैं, तो देखो ये बी वेक्टर है ऐसा, इसका मैग्नीट्यूड मैंने ड्रॉ किया खाली क्योंकि मुझे बी एक्स और बी वाई चाहिए। ये है हमारा बी एक्स, ये है हमारा बी वाई। ये एंगल क्या था? थीटा। कंपोनेंट निकालना आपको वो ढंग से आना चाहिए, जान लो पूरे वेक्टर में यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और बात ना मानो, तुम पूरा 11-12 पढ़ लेना, बाद में मुझे मैसेज करना 1.5-2 साल बाद कि सर पूरे वेक्टर में मैंने क्या पढ़ा, तो आप देखो यही कंपोनेंट निकालना तुमने सबसे ज़्यादा किया होगा यूज़, और कुछ नहीं किया होगा। जो 12th के बच्चे हैं वो जानते हैं, रिपीटर बच्चे वाले जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं, जो 11th में आए उनको थोड़ा कम विश्वास होगा। ठीक है, तुम अभी देख लो, इस बात को नोट कर लेना, 1 साल बाद कमेंट करके बताना कि हाँ सर जी सही कह रहे थे आप, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये परपेंडिकुलर बनेगा बी वाई और ये बनेगा हाइपोटेनस। क्या बनता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मिला के? साइन थीटा। सो बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। तो बी एक्स बहुत आसान है, बी एक्स देखना क्या, बी एक्स है हमारा कौन? बी एक्स डिवाइड बाई बी क्या बनता है? कॉस थीटा बनता है। क्या बनता है? कॉस थीटा बनता है। ठीक है, सो बी एक्स क्या आएगा? बी कॉस थीटा आएगा। तो ये बी वाई मिल गया, बी एक्स मिल गया, मतलब अगर मैं लिखना चाहूं इसको लिख सकता हूं ए में बी कॉस थीटा जोड़ दो, और ये तो खैर अकेला ही है, इसके साथ कोई नहीं है, ये तन्हा है। ठीक है, ये हो गया इतना। रिजल्टेंट की बात है ना, सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो सर राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला जो बना है नीचे वाला, इसका हाइपोटेनस है। ये हाइपोटेनस निकालना मेरे ख्याल से संसार में सबको आता है, पाइथागोरस जी की कृपा से सबको आता है। ठीक है ना, x को स्क्वायर करो, y को स्क्वायर करो, ऐड कर दो। x क्या है तुम्हारे पास? a प्लस बी कॉस थीटा। y क्या है तुम्हारे पास? b साइन थीटा। ठीक है, वेक्टर में एक बात ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके आधा काम तुम कर लोगे। तो ये क्या आएगा?
सी क्या आएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे बी साइन थीटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा सी। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस क्या, मैं इसको हटा ही देता हूँ पूरा ऐसे, ठीक है, ये इतने में बॉक्स बंद कर देता हूँ, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका लगा देता हूँ पूरे का रूट ऐसा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या बोला मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये मिला के 1 हो गया, तो क्या मिलेगा, सी ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा है। आओ इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं, क्या है फॉर्मूला, आओ पढ़ के बताते हैं आपको। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट करके 2 टाइम करो और दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा करके ऐड करते हुए रूट कर दो, तो आपको मिल जाएगा सी। क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। सी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ जाता है सी। सी क्या है, दो वेक्टर के बीच का जो थीटा पे लगे थे उनका रिजल्टेंट। सब कुछ भूल जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भूलोगे तो सब चीज़ में दिक्कत ही है, मुझे कुछ भी भूलना नहीं है, लेकिन भूल जाओ तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये सी का ये फॉर्मूला मत भूल जाना, ठीक है। बाकी थोड़ा थोड़ा भूलोगे तकलीफ में रहोगे, समझे, भूलना कुछ भी नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको बहुत रटना है अच्छे से, ठीक है। अब मैंने सब कुछ हटा दिया, सीधा ये डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को ऐसा देख लेंगे हम लोग, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ऐसा आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लेना आपको, ये भूलना नहीं है। तरीका कैसा था, कंपोनेंट कैसे निकाला था, कैसे जोड़ा था, आपको पता चल गया होगा, ठीक। अब मेरा मेन टास्क है फाई निकालना। फाई निकालना बहुत आसान है, tan फाई, tan फाई क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y बाई एक्स, tan फाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा tan फाई। ध्यान रखना एंगल बना है ए से, किससे बना है, ए से, इसलिए ए नीचे रहेगा, ठीक है, ए से लगा हुआ एंगल इसलिए ए नीचे रहेगा, और जो दूसरा वाला वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट करके लिखना है, इस बात को आप भूलना मत, ठीक है। एंगल ए से बना है तो इसलिए ए नीचे है, ऐसे 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो जब दो वेक्टर ऐसे लगे होते हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या आता है, सी आता है, इस तरह से। दोनों वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट जो होता है वो ए वेक्टर से कितना एंगल बनाता है, इतना एंगल बनाता है। क्लियर हो गया आपको। तो ट्रायंगल लॉ में कब, ट्रायंगल लॉ लगता कब है, जब दो वेक्टर हेड टू टेल कनेक्ट हो। रिजल्टेंट क्या होता है, इनको ब्लॉक करने वाला होता है। क्या होता है, ब्लॉक करने वाला होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, मिनिमम रिजल्टेंट कब होगा। तो आओ बात करें मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा। देखो, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा कब मिलेगा, इसमें इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। तो जब थीटा 0 हो जाएगा, 0 मतलब 2 पाई, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लगे हों, मतलब जब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही लाइन में लगा होगा, इस केस में थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ऐसा। अब ये थीटा तुमको कहोगे तो पाई है, वेक्टर हेड टू टेल लगे हैं। जब वेक्टर हेड टू टेल लगते हैं तब एंगल नहीं देखते हैं, वेक्टर को टेल टू टेल लगाओ या फिर हेड टू हेड लगाओ, मतलब इस वेक्टर को मैं लाके यहाँ शिफ्ट करूँगा तब एंगल 0 आएगा, ठीक है। हेड टू टेल में एंगल नहीं देखते हैं, पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया है, ठीक है, इसलिए इसको पाई मत बोल देना, ऐसे ला के देखेंगे, ठीक है। तो ये दो वेक्टर ए प्लस बी हैं, थीटा 0, तो यहाँ थीटा 0 रखो जरा, जैसे थीटा 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो सी की जो मैक्स वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, ए प्लस बी के बराबर हो जाएगी। ये मैक्स वैल्यू हो गई सी की।
एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में होगा, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी। अच्छा चलो मिनिमा के लिए बात करें, मिनिमा कब होगा, मिनिमा जब होगा जब ये वाला टर्म मिनिमम हो। ये वाला टर्म मिनिमम कब होगा, जब यहाँ थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, ये थीटा की वैल्यू माइनस में आ जाए, ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू ऐसी होगी ये चीज़ माइनस में आ जाए, तो ये थीटा क्या होता है, पाई। जब पाई रखोगे तो यहाँ माइनस में 2ab बन जाएगा, मतलब इस पोर्शन की मिनिमम निकालनी थी बस घूम फिर के मुझे। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखना है, पाई। थीटा जैसे ही पाई रखेंगे तो ये माइनस होने जाएगा, तो मतलब थीटा पाई रखो या 3 पाई रखो उस केस में, मतलब उस केस में वेक्टर कैसे लगे होने चाहिए, उस केस में वेक्टर जो तुम्हारे लगे होने चाहिए ऐसे, एक वेक्टर ऐसे है ए और ये वेक्टर है हमारा बी। ये दोनों देखो पाई एंगल है इनके बीच में, ये एंगल पाई है। कैसे, अब आपको दोनों एक ही जैसा लग रहा है, नहीं भैया, ये वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर इसके साथ है, तो उसको ऐसे लाके जोड़ोगे ना हेड टू हेड या टेल टू टेल तो पैरेलल बन जाएंगे। ये क्या है, एंटी पैरेलल है। क्या है, एंटी पैरेलल है। तो यहाँ एंगल पाई बन गया। जैसे पाई बनेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। तो यहाँ रिजल्ट सी मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाओ, तो ए वेक्टर मतलब ए के मैग्नीट्यूड में से बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को घटाओ, जो आएगा वो सी मिनिमम बनेगा। हाँ याद रखना, अगर मान लो 3 है ये 5 है तो माइनस तुम्हारा आता, लेकिन उसको मॉड लगा के प्लस बना देंगे, वो आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये सी मिनिमम आ जाएगा। मतलब जो रिजल्टेंट होगा हमारा सी, वो इसी मैक्सिमम और इसी मिनिमम के बीच में झूलेगा। मतलब इसी मैक्सिमम या मिनिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्यों, सबसे पहले ही बताया था, अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। जब 0 एंगल कर दोगे इस तरह से लिख दोगे तो मैक्सिमम आएगा, जब इसी को घुमाते घुमाते उल्टा ले आओगे इस डायरेक्शन में लाके कर दोगे तो मिनिमम मिलेगा। तो थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। मतलब सी की वैल्यू इसी मिनिमम से इसी मैक्सिमम के बीच में रहेगा, ठीक है, इसी मिनिमम से इसी मैक्सिमम के बीच में ही रहेगा, ना इससे ज़्यादा होगा ना इससे कम होगा। एक छोटा सा केस और मैं बता देता हूँ, जब थीटा 90 होगा तो क्या होगा। देखो जब थीटा 90 होगा उस केस में क्या होगा, तो जब थीटा 90 होगा तो क्या लिखोगे, ए वेक्टर ऐसे लिखोगे, बी वेक्टर ऐसे लिखोगे। ये देखो थीटा 90 हो गया, इस केस में रिजल्टेंट ऐसा आएगा सी। तो यहां पे सी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखो, यहां थीटा 90 रखो, जैसे थीटा 90 रखो इसी 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो इस केस में रिजल्टेंट ये आएगा। और देखो ये जो रिजल्टेंट आया इन्हीं दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज है, इसीलिए मैंने इसको स्पेशली बता दिया आपको। जब दो वेक्टर रेक्टेंगुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनको खाली स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर दो। कितना एंगल बनाएगा ये, फाई एंगल बनाएगा। अभी जो मैंने फाई का फॉर्मूला यहाँ पे साफ किया था, tan फाई इक्वल टू क्या आया था, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। थीटा जैसे ही तुम 90 रखो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, गायब कर दो, यहाँ रखोगे तो 1 हो जाएगा, तो b बाई ए आएगा। तो tan फाई की वैल्यू क्या आएगी, b बाई ए। तो आप कहोगे सर ये क्यों फॉर्मूला क्यों ढूंढ के बता रहे थे, मैं तो यहीं से देख के बता देता। बिल्कुल सही कह रहे हो आप बेटा, ये परपेंडिकुलर होता ये बेस होता तो आप बिल्कुल देख के बता सकते थे b बाई ए हो जाएगा। लेकिन हमने कहा फॉर्मूले में कुछ वैल्यू रख दें, डिराइव किए थे ना, तो ये क्या आ जाएगा, b बाई ए आ जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना भी तुम सीख लो। तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब दो वेक्टर अलॉन्ग हो, मतलब पैरेलल हो, जब उनके बीच का एंगल 0 हो। पाई होगा तो मिनिमम, ठीक है। अब इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास दो वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट, बी का मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। आपके लिए मैं ऑप्शन देता हूं सी क्या क्या हो सकते हैं, मैं ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन 1 यूनिट, दूसरा ऑप्शन 8 यूनिट, तीसरा ऑप्शन 4 यूनिट, चौथा ऑप्शन 5 यूनिट, पांचवा ऑप्शन 9 यूनिट, ठीक है, छठा ऑप्शन भी दे देता हूं, ठीक है, 12 यूनिट। इन सभी में से कौन होगा इन दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा इन सभी ऑप्शन में से। तो तुम कहोगे सर आपने कहा था जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड देते हैं साथ साथ एंगल देते हैं, एंगल तो आपने दिया नहीं तो हम बता नहीं पाएंगे, है ना, बता लेंगे। हमने पूछा कौन कौन सा हो सकता है ना, सकने में क्या है, छोटे से छोटा नहीं होगा, बड़े से बड़ा नहीं होगा। मतलब इन दोनों का सबसे बड़ा रिजल्टेंट हो सकता है
8 हो सकता है, इन दोनों का सबसे छोटा रिजल्ट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, -4 आया, लेकिन मॉड लगाना है, मैग्नीट्यूड 4 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब 4 से छोटा नहीं होगा और 8 से बड़ा नहीं होगा इनका रिजल्टेंट। तो 8 4 तो होगा ही होगा, 4 से छोटा 1 नहीं होगा, ठीक है, 8 से बड़ा 9 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, ये सारे होंगे, 8 4 5 होगा। मतलब 4 से 8 के बीच में सारे नंबर होंगे, 5 6 7 8 7.5 7.6 ये सब होंगे। क्यों? अब पता नहीं कैसे लगे हैं, थीटा 0 पे है, 90 पे है, 20 पे है, 30 पे है, 40 पे है, 25 पे है, 26 पे, पता नहीं किस एंगल पे लगा है, जिस एंगल पे होगा उसके हिसाब से रिजल्टेंट आएगा। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, 2 वेक्टर लगे इनके बीच का रिजल्टेंट बताओ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं दूसरे लॉ की। दूसरा लॉ कौन सा है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ नहीं है, वही है जो पढ़ के आए हो, ट्रायंगल लॉ। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कराएंगे हम, क्यों? सब कुछ वही लगा दोगे, एज इट इज़ लगा दोगे, कोई टेंशन लेना ही नहीं है आपको, सारा फॉर्मूला एज इट इज़ लगेगा। है क्या फिर? जब वेक्टर यहाँ टेल टू टेल लगा हो, मतलब एक वेक्टर ये ए, दूसरा वेक्टर है ये बी, टेल टू टेल लगा है, या फिर हेड टू हेड लगा हो, ऐसा, ये वेक्टर है ए, ठीक है, मान लो दूसरा वेक्टर है यहाँ पे बी, ऐसा हेड टू हेड लगाओ, ये दूसरी सिचुएशन है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। टेल टू टेल लगाओ या हेड टू हेड लगाओ, तब एडिशन पैरेललोग्राम लॉ से होता है। क्या होता है? कुछ नया है क्या? नहीं, एक शिफ्टिंग मारो, काम खत्म, एक शिफ्टिंग करो, ट्रायंगुलर लॉ बन गया। कैसे? इन दो वेक्टर के बीच का एंगल मान लो थीटा है, अब मैंने बोला इनका रिजल्टेंट निकालो, तो आपने कहा सर उसमें तो आपने बताया था हेड टू टेल लगे हों, बैक टू बैक लगे हों, उसको जो ब्लॉक करने वाला होता है रिजल्टेंट होता है। बिल्कुल सही बताया था। तो इसमें सर वैसा जुड़ा नहीं, तो इसको शिफ्ट कर देते हैं। क्यों? पिछली क्लास में जब हमने आपको पढ़ाया था, हमने बताया था वेक्टर को डिस्प्लेस किया जा सकता है, तो इस वेक्टर को मैं डिस्प्लेस करके यहाँ ले आया, डायरेक्शन वैसे ही रखा, मैग्नीट्यूड वैसे रखा, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ठीक है, बन गया बी वेक्टर बन गया यहाँ पे आके। अब तो ये है ना बैक टू बैक, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हाँ तो रिजल्टेंट को ब्लॉक करने वाला होगा, और क्या ये आ जाएगा रिजल्टेंट, सी वेक्टर। हाँ ठीक, तो इसमें पैरेललोग्राम क्या है? कुछ नहीं है। आप में से कुछ होंगे कहेंगे सर आपने बी को क्यों डिस्प्लेस किया, कुछ गड़बड़ है इसमें। हम ए को करें तो कर लो, ए को डिस्प्लेस करो ऊपर यहां पर ऐसे, ये ए वेक्टर नहीं होगा क्या? एज इट इज यहां चला जाएगा तो हाँ होगा। तो ये ऐसे आएगा ना, इसका हेड इसके टेल से तो ऐसे जा रहा है ना, तो इसको ब्लॉक ये करेगा, हाँ करेगा, तो रिजल्टेंट होगा। चाहे बी टू ए जाओ, तभी तो बताया, चाहे बी प्लस ए करो या फिर ए से बी जाओ, रिजल्टेंट तो मेरा यही आता है। यही तो हमने कहा था कम्यूटेटिव होता है। तो क्या है पैरेललोग्राम? देखो पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं बन गया? तो पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होता है ना, ये रिजल्टेंट आता है। अब डिपेंड करता है ये डायगोनल आएगा, ये डायगोनल आएगा, डिपेंड करता है वेक्टर कैसे प्लेस किया आपने। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? आओ यहां समझा देते हैं। ये वेक्टर हेड टू हेड लगा है तो नहीं होगा क्या? एडिशन। कैसे? वैसे। कैसे? ट्रायंगल लॉ से। तो क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे। तो इस वेक्टर को हम शिफ्ट कर देते हैं, बी वेक्टर यहां शिफ्ट कर दिया, ये तो बी वेक्टर है ना, हाँ है। तो क्या ये साइक्लिक ऑर्डर ऐसे मेंटेन है, इसको ब्लॉक करने वाला रिजल्टेंट होगा ऐसे। ठीक है, ए को शिफ्ट कर देते तो ये यहां होता है, साइक्लिक ऑर्डर ऐसे लगा है, इसको ब्लॉक करने वाला रिजल्टेंट होगा। देखो पैरेललोग्राम बन गया। तो चाहे बी को शिफ्ट करो चाहे ए को शिफ्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट वही आता है। समझ में आया? ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। तो इसका फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला वही है भैया। कौन सा? ये वाला। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लगाओ ऐश से फॉर्मूला। एंगल भी वही है, ये फाई चाहिए ना, ए से चाहिए ना, ए से चाहिए ना आपको एंगल। हाँ ये फाई तो होगा, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, फाई चाहिए ना, तो आपको टाइप ए से चाहिए, तो ए को नीचे रखो, बी को तोड़ दो,
अच्छा अगर ए से चाहिए होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब बी से चाहिए होता तो फाई डैश कर देते इसको, आप क्या कर देते, फाई डैश कर देते, तो क्या होता, इससे चाहिए था ना जिससे लगा हुआ तो उसको एज इट इज रखते हैं, तो ए को कॉस थीटा कर दो और साइन थीटा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत आ ही नहीं सकता कभी। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे देख लो। एक बात ध्यान रखना, ओरली बड़े वेक्टर के पास रिजल्टेंट होगा, छोटे से दूर होगा। क्यों? इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, ओरली भी समझ सकते हो। कैसे? जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मुझको कोई एक आदमी अगर घसीटे आगे की तरफ तो मैं आगे जाऊंगा, इधर घसीटे तो इधर जाऊंगा, इधर घसीटे तो इधर जाऊंगा, दो घसीटे तो एक इधर घसीटे एक पीछे घसीटे, तो जो ज़्यादा फोर्स लगा है उसकी तरफ जाऊंगा। अगर मान लो ज़्यादा फोर्स आगे लग रहा है तो आगे चला जाऊंगा। अच्छा एंगल पे लगे तो इधर लग रहा है इधर लग रहा है, अगर अकेला ये लगता तो इधर जाता, अकेला ये लगता तो इधर जाता। अब दोनों में स्ट्रांग है तो एक ये वाला इधर वाला स्ट्रांग है, इधर वाला खींच रहा है, तो इधर तो जाऊंगा नहीं, एग्जैक्टली इधर भी तो नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इधर भी खींच रहा है, तो कहाँ जाऊंगा, इन दोनों के बीच में नहीं जाऊंगा। लेकिन पास किसकी तरफ रहूंगा, झुकाव मेरा किसकी तरफ रहेगा, इधर की तरफ रहेगा, ज़्यादा मैं इसके क्लोज रहूंगा। तो रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले के पास में होता है, उससे एंगल छोटा बनता है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब अगर ए वेक्टर बड़ा है तो रिजल्टेंट ए के पास होगा, फाई छोटा होगा। क्यों? जितना बड़ा ये हो जाएगा ना ए, उतना कम फाई की वैल्यू आएगी। अगर बी बड़ा होता तो बी की तरफ होता। क्यों? जितना बड़ा बी हो जाएगा, ये बी बड़ा हो गया तो फाई डैश छोटा हो गया। हाँ सही है, लेकिन मजा नहीं आया ना, आओ मजा दिलाते तुम्हें। एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है यहां पर बी, बहुत बड़ा वेक्टर ले लिया मैंने, समझाने में आसानी रहेगी। ये वेक्टर है बी। अब इनका अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो मैं बोलूंगा मैं बी को शिफ्ट कर देता हूं, तो बी को मैं ऐसे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, ये बी वेक्टर हो जाएगा मेरा फिर से। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा, ऐसे यही तो आएगा रिजल्टेंट, ऐसा ये आएगा रिजल्टेंट सी। खुद देखो ये इन दोनों के बीच का एंगल था, जो रिजल्टेंट है वो इसके क्लोज है, ये फाई हो गया, ये एंगल था थीटा, ठीक है। तो बी वेक्टर बड़ा है, बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसीलिए फाई डैश छोटा है, फाई बड़ा है। मतलब बड़े वाले वेक्टर के पास होता है रिजल्टेंट, छोटे वाले वेक्टर से दूर होता है रिजल्टेंट। क्लियर है? समझ में आया? अब तो जहां से आज हमने शुरू किया था, क्या शुरू किया था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पता थे तो उनको जोड़ लिया था। फिर हमने कहा था अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ना पता हो, ग्राफिकली पता हो तो कैसे जोड़ोगे, तो आपको दो नियम बताए। अब मैं इन्हीं को क्लब कर देना चाहता हूं, दोनों को मिला के दिखाता हूं कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर, ठीक है। तो आओ इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक ए वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर क्या है मेरे पास, मान लो ये है 3i कैप, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ 4i कैप प्लस j कैप, और बी वेक्टर है मेरे पास यहाँ पर, ये है i कैप प्लस 3j कैप। ये है मेरे पास दो वेक्टर। इन दोनों वेक्टर को अगर मैं ऐड करूं, क्लब करूं, तो मुझे सी वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? 5i कैप और 4j कैप, ये मिलेगा। अच्छा, तो इनको मैं ग्राफिकली ड्रॉ करता हूं, ये तो मैंने बताया था आपको, हाँ सभी लोग सहमत हैं इससे। अब इनको मैं ग्राफिकली ड्रॉ करता हूं, आओ। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, यहाँ पर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। चलो पहला वेक्टर क्या है मेरा, 4i और j, तो 1 2 3 4 ये हो गया, और ये है मेरा पहला वेक्टर, ये है मेरा पहला वेक्टर a,
ये है ए वेक्टर, ठीक। दूसरा वेक्टर कौन है, बी वेक्टर, i प्लस 3j कैप, ये i हो गया, 1 2 3 यहां पे। मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं खाली जानबूझ के, क्योंकि 11th के बच्चों को बहुत दिक्कत होती है वेक्टर में फील करने में, तो उनको मैं थोड़ा थोड़ा मौज दिलाना चाहता हूं कि उनको थोड़ा मजा आने लग जाए। ये मेरा हो गया बी वेक्टर हो गया। इन दोनों जोड़ने पर क्या मिलता है, 5i प्लस 4j, 5 ये हो गया, 4 ये हो गया। थोड़ा इसको और ड्रॉ करोगे अच्छे से तो और अच्छा लगेगा आपको। ये यहाँ पर तो ये ऐसा आएगा हमारा, ये आया मेरा सी वेक्टर। थोड़ा मैं इसको डार्क कर देता हूँ ऐसे, ये है मेरा सी वेक्टर। तो देखा जाए तो ये ए वेक्टर जो मैंने यहां लिखा है, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, टेल टू टेल लगे हैं, रिजल्टेंट मेरा ये आया। क्या इसी पैरेललोग्राम वाले तरीके से आ सकता था? आ सकता था। कैसे? इस वेक्टर को जरा यहां शिफ्ट करो एज इट इज। देखो इसको मैं एज इट इज, अगर मैं इसको आगे पीछे करके कहीं ले जा सकता हूँ, एज इट इज यहां शिफ्ट कर देता हूं ऐसे, तो ये वेक्टर मेरा बी वेक्टर है। देखो बन गया भाई। कौन बन गया? पैरेललोग्राम बन रहा है, नहीं बन रहा? नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। इसको मैं यहाँ ले आकर दूँ एज इट इज़ यहाँ पे, तो ऐसे ये मेरा ए वेक्टर होगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं है ये ए वेक्टर, जस्टिफाई करो इसको। जस्टिफाई करें, कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 1 यूनिट है, लंबाई इसकी, लंबाई यहाँ से देखो इस जगह से, ये लंबाई 4 यूनिट है, तो कितना हो गया 4i और 1j। यहाँ वाला बताओ, यहाँ से यहाँ तक की उसकी ऊंचाई 4, ये कितना था यहाँ पे, इस जगह से इस जगह तक का, ये ऊंचाई देख लो, ठीक है, पहले जैसा हो गया। और लंबाई में भी देखो ये 1 यूनिट था तो 1 यूनिट आ गया। एज इट इज़ बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात कभी हो ही नहीं सकती। तो ये दोनों वेक्टर जो ऐड किया है आपने, इसको आपने पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पता था उस तरह से ऐड किया, फिर आपने इसी को ड्रॉ करके ऐड कर दिया, तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुई, ठीक है, होगी भी नहीं, कोई तकलीफ वाली बात है ही नहीं। अब आप इसको ऐसे चाहे करो, कंपोनेंट में बना के ऐड करो, या फिर ग्राफ में बना के ऐड करो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, जैसा आपको सही लगे वैसा करो। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में हो तो कैसे ऐड करते हैं, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो तो कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे जोड़ते हैं। ठीक, अब इस पे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल और देखते हैं। एडिशन का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं, बहुत बढ़िया सा है, ठीक है। क्या है, जैसे ये चिड़िया उड़ी जा रही है, ये चिड़िया उड़ती हुई जा रही है ऐसे ऐसे, और यहाँ से मैं फूंक रहा हूँ, ऐसे फूंक रहा हूँ, तो चिड़िया अगर ऐसे उड़ रही थी तो अब ऐसे तो नहीं उड़ेगी, मैं फूंकने लगूंगा तो क्या हो जाएगा, फूंकूंगा तो चिड़िया ऐसे उड़ेगी, ऐसे उड़ेगी, थोड़ा टेढ़ा उड़ेगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? चिड़िया पहले ऐसे उड़ रही थी, फिर मैं फूंकने लग गया तो कैसे उड़ेगी, ऐसे उड़ेगी, टेढ़ी उड़ेगी। टेढ़ी क्यों उड़ेगी, सबको पता है, क्या, चिड़िया की वेलोसिटी में मेरी वेलोसिटी, मेरी फूंक की वेलोसिटी, मेरी हवा की वेलोसिटी जुड़ जाएगी, यही तो होगा। तो इसी बात को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। देखो मेरी ड्राइंग जो है बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चिड़िया है मान लो, ठीक है, ये चिड़िया ऐसे उड़ रही है, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, ऐसे। हम मान लो फूंकने लग गए, अब ऐसे फूंक रहे तो उसको दिखाने के लिए क्या है, हम इधर दिखा रहे हैं कि ऐसे हवा चलने लग गई, ऐसे हम फूंक रहे थे, किससे, 4 मीटर पर सेकेंड से। तो चिड़िया की नई वेलोसिटी क्या होगी, मतलब चिड़िया अब किस वेलोसिटी से उड़ेगी, ठीक है, पहले चिड़िया ऐसे चल रही थी, फिर हम फूंकने लगे तो चिड़िया किस वेलोसिटी से चलेगी, ठीक है। इसके लिए क्या है, वेक्टर एडिशन का ही तो क्वेश्चन है। कैसे वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन है, देखो ऐसे, अगर मान लो ये चिड़िया थी, ये 3 से चल रही थी, और मैं बोलता कि मैं इधर से फूंक रहा हूं 4 मीटर पर सेकेंड से, तो आप बोलते सर चिड़िया की वेलोसिटी में इसकी वेलोसिटी जोड़ दो हवा की, तो टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। यही करते ना। तो अभी थोड़ा टेढ़ा होके हवा लग रहा है, तो टेढ़ा होके जोड़ दो, टेढ़ा होके जोड़ दो। तो टेढ़ा होके कैसे जोड़ोगे, इस एंगल पे जोड़ दो,
इस एंगल पे कैसे जोड़ोगे वो मैं आपको सिखाता हूं, अभी आप सीख के वैसे भी आए हो। देखो दो तरीके हैं, इसको ड्रॉ कर लो। चाहे ये 3 यूनिट था, इसको मैं साले यूनिट ही देता हूं, 3 यूनिट था। बर्ड की वेलोसिटी मतलब हवा की वेलोसिटी 4 यूनिट थी, इधर तरफ थी। तो वेक्टर कैसे लगे हैं, हेड टू टेल लगे हैं, तो इनको ब्लॉक करने वाला रिजल्टेंट होगा, ये होगा रिजल्टेंट। तो इस वेलोसिटी से बर्ड अब उड़ेगी। देखा जाए तो राइट एंगल पर थे, 3 और 4 का स्क्वायर करके सम कर दो, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 की वेलोसिटी से इधर की तरफ उड़ेगा, ऐसे उड़ेगा, ऐसे मतलब ऐसे इधर, तो इधर ही उड़ के जाएगा ऐसे। कुछ लोग कहते सर ऐसे लिख देते तो कोई दिक्कत होती क्या, ये 3 से जा रहा था और ये 4 से हवा चल रही थी, तो ये 3 था ये 4 था, हाँ था, दोनों वेक्टर टेल टू टेल लगे हुए थे, तो रिजल्टेंट तो बी से जाएगा, बड़े वाले की तरफ जाएगा ऐसे। कितना होगा 5 यूनिट होगा। कैसे आया 5 यूनिट, राइट एंगल कंपोनेंट, राइट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, वो मैं लिखूंगा ही नहीं जानबूझ के, तब भी तो वही आ गया जो यहां दिख रहा है, वही यहां आ गया। कुछ लोग बोलते सर अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में लिख के करना होता तो कोई दिक्कत नहीं है। बर्ड की वेलोसिटी ऑफ बर्ड 3i कैप था, वेलोसिटी ऑफ विंड 4j कैप था, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड नई वाली वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ विंड बर्ड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3i प्लस 4j हो जाएगा, ये आ जाएगा। सर 5 तो आया नहीं, क्यों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड करो, 5 आ गया। कितने एंगल पर जाता, अगर मैं यहां से एंगल निकालता ना, कितने एंगल पर जाता, तो tan थीटा निकाल सकते थे, यहां क्या आता 3/4, और सबको पता है tan थीटा अगर 3/4 हो तो 37 डिग्री होता है। तो क्या यहां से भी मिलता है क्या, बिल्कुल मिलता। वर्टिकल से एंगल चाहिए ना, अगर आपको वर्टिकल से एंगल चाहिए तो x कंपोनेंट ऊपर रखो, y कंपोनेंट नीचे रखो, ठीक है। क्यों x कंपोनेंट ऊपर रखो y कंपोनेंट नीचे रखो, जानते हो, इसको ड्रॉ करके देखो, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो ऐसे ही तो होगा। ये वाला एंगल चाहिए तो आपको ये कंपोनेंट इधर वाला परपेंडिकुलर बनेगा, ये वाला बेस बनेगा। खैर वहां दिख ही रहा है, फालतू में क्यों ड्रॉ करूं। तो ये भी तो वेक्टर एडिशन का ही क्वेश्चन हो गया। तो इसमें आप चाहे ट्रायंगल से समझो, चाहे पैरेललोग्राम से समझो, चाहे आप इस फॉर्म में समझो। क्लियर है। बात करने जा रहे हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की, सबसे बढ़िया टॉपिक है ये। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होगा। ये कहाँ यूज होगा, पूरे रिलेटिव मोशन में। अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं आता तो रिलेटिव मोशन गोल हो जाएगा। और वैसे तुम टेंशन मत लो, रिलेटिव मोशन पढ़ने से पहले जो हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं वो पहले ही पढ़ लिया। कहाँ, एडिशन में। एडिशन ही तो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अच्छा कैसे, आओ। अगर मैं बोलूँ एक वेक्टर डी निकालना है, वो क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, तो ये एडिशन कैसे हुआ। अरे लोड क्यों ले रहे हो, ध्यान से देखो तो। ए वेक्टर में बी वेक्टर मत ऐड करो, उल्टा बी वेक्टर ऐड करो। आपको बताया था ना नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या था, किसी वेक्टर में अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। मतलब उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता, क्या चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। तो इस बी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करके ऐड कर दो, हो गया सब्ट्रैक्शन। तो इसमें ट्रायंगल लॉ होगा, हाँ होगा। इसमें पैरेललोग्राम लॉ होगा, हाँ होगा। कैसे होगा, जैसे पहले होता था, अगर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर हेड टू टेल लगे हैं, ट्रायंगल लॉ हो गया। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर टेल टू टेल लगे हैं या फिर हेड टू हेड लगे हैं तो पैरेललोग्राम बन गया। बी वेक्टर नहीं, माइनस बी वेक्टर, ठीक है। सब कुछ वही है। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, एज इट इज, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहां -2ab cos थीटा, क्यों, बी को उल्टा करके लिख रहे हैं ना, तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। एंगल वाला, फाई वाला, वो भी एज इट इज। कैसे, ऊपर तो बी साइन थीटा रहता है, हाँ रहता है। ए से एंगल बनता हुआ है ना, हाँ बनता हुआ था, तो क्या यहाँ बी माइनस का रखो ना, हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन समझ नहीं आ रहा ना, अभी डेरिवेशन भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, अभी हो जाएगा। आओ दिखाएं कैसे। एक मान लो ए वेक्टर है, एक मान लो बी वेक्टर है। ये एंगल क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है।
ए वेक्टर में से बी वेक्टर माइनस करना है, तो पहले तो माइनस बी वेक्टर ढूंढ के लाओ ना। ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, ये होगा माइनस बी वेक्टर। ये थीटा ही था तो अभी इसको थीटा मार के रहते हैं। तो ये ऐसा साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन हो गया किसका, ए और माइनस बी का। तो इसको ब्लॉक करने वाला ये डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जी मुझे ए और माइनस बी का साइक्लिक ऑर्डर देखना है। साइक्लिक ऑर्डर मतलब जो सीक्वेंस में आ रहा है वैसे। ये आ गया रिजल्टेंट। तो ये एक्सप्रेशन भी आ रहा है अभी। देखो इस बी के दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा भी बना था ना, इसके दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे। ये होगा बी एक्स और ये होगा हमारा बी वाई। ये थीटा था तो ये भी थीटा ही होगा। तो बी एक्स क्या आएगा, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, बी कॉस थीटा। बी वाई क्या आएगा, बी साइन थीटा। अभी कराया है ना मैंने, आज तुरंत कराया ना अभी, ठीक। तो बी कॉस थीटा इस तरफ आ रहा है। तो ये मतलब है ए वेक्टर ये था, बी साइन थीटा वेक्टर नीचे आ रहा है और बी कॉस थीटा इस तरफ आ रहा है। तो इसको घटा बढ़ा के लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहां पे देखा जाए तो ये बचा क्या, ए में से बी कॉस थीटा उल्टा जा रहा है ना, तो ए माइनस बी कॉस थीटा बचा। और यहां क्या बचा, बी साइन थीटा बचा। ये बनेगा रिजल्टेंट डी। देखो ये एंगल बनेगा फाई, तभी तो tan फाई इज इक्वल टू लिखा था बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक हुआ। अब जो ये आया क्या लिखा था, ये जो डी लिखा था हमने क्या लिखा था, ए माइनस बी कॉस थीटा। वो मैंने तुमको याद करने के हिसाब से बता दिया था। अब तुम डेरिवेशन के लिए पढ़े थे, पीछे रो रहे थे कि डेरिवेशन कैसे होगा, तो लो डेरिवेशन भी हो गया। क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा, वही आ गया माइनस 2ab कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन गया बी स्क्वायर, ये स्क्वायर था ही, और माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है। तो डेरिवेशन कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। फिजिक्स में हमें डेरिवेशन से इसके मतलब भी नहीं है, हमें ये रिजल्ट याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था। समझाया मैंने जानबूझ के कि आपको आ जाए अच्छे से। ठीक है। इस कैलकुलेशन में हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आप समझ में आया। सब्ट्रैक्शन में टेल टू टेल लगे थे, पलट दिया तो ऐसा आ गया। ठीक है। अब अगर आप इसको बोलो कि सर अगर ये हेड टू हेड लगे होते, मतलब ये हेड टू टेल लगे होते, तो जैसे ये ए था और ये बी था, अब क्या होता, कुछ नहीं होता। पहले तो आप इसका माइनस बी लिखते, तो क्या लिखते, मैं माइनस बी लिख दूं तो ए लिखूंगा ऐसे, और इसका ये हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, ये तो टेल टू टेल हेड टू हेड लगे हैं, कुछ नहीं, शिफ्ट कर दो इसको। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, या फिर ए को शिफ्ट कर देंगे, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी को शिफ्ट कर देंगे ऐसे, ये हो जाएगा माइनस बी। ऐसा होगा तो ये ब्लॉक करने वाला ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो जो पैरेललोग्राम बनता है ये ऐसे बनता है पैरेललोग्राम, ऐसे। तो इस पैरेललोग्राम का जो बड़ा वाला डायगोनल होता है वो a प्लस बी होता है, और जो छोटा वाला डायगोनल होता है वो a माइनस बी होता है। पैरेललोग्राम का जो बड़ा वाला डायगोनल होता है वो a प्लस बी होता है, ये a प्लस बी होगा, और छोटा वाला डायगोनल a माइनस बी हो गया। क्लियर है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऐसा हो जाता है। इसमें ट्रायंगल लॉ बोलो या फिर पैरेललोग्राम लॉ बोलो, बात एक ही है। वो तो दोनों में ऐसे ही था, तरीका समझ में आ गया, शिफ्टिंग ही करना होता है। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। यहाँ भी जो डी की जो वैल्यू आएगी, डी की जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही होगा। तो ये डी मैक्सिमम कितना होगा, ए प्लस बी होगा, और कितना होगा, और डी मिनिमम कितना होगा, ए के मैग्नीट्यूड में से बी का मैग्नीट्यूड माइनस कर देना होगा, तो ये डी आ जाएगा, इसी के बीच में डी रहेगा। हाँ, अब मैक्सिमम जब आएगा जब पाई एंगल होगा तब,
ये जो मैक्सिमम आया है ये थीटा इक्वल टू पाई के लिए उल्टा हो गया है। फटाफट मैच करा लोगे एडिशन से, उल्टा हो गया। यहाँ पाई रखोगे तभी तो प्लस होगा, और यहाँ जब थीटा 0 रखोगे तब होगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो ये छोटी सी बात थी सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। सबसे बढ़िया एग्जांपल है फिजिक्स से रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट निकालने का। क्या निकालने का? डिस्प्लेसमेंट निकालने का। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बताओ? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन कर देते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम आपको पहले एक R2 मतलब इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं। इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन है 2i प्लस 6j कैप, ये इनिशियल पोजीशन है। ठीक, फाइनल पोजीशन क्या है? मान लो फाइनल पोजीशन हो गई मेरे पास, मतलब जो R2 वाली पोजीशन हो गई वो पोजीशन हो गई मेरे पास 5i कैप माइनस का j कैप, ये फाइनल पोजीशन हो गई मेरी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, किधर हुआ, ये बताना है। ठीक है, तो आओ जरा इन पोजीशंस को हम ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं, और फिर देखते हैं जो हम पढ़ के आए हैं वो सब सही है या गलत है। जो पढ़ के आए वो सही है या गलत है। तो ये क्या है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ऐसे कर दिया हमने यहाँ पे। और ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और ऐसे यहाँ मार्क कर दो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मार्क कर दिया। ठीक, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है बताओ? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 5i माइनस ये करना होगा। तो क्या करना होगा? 5i माइनस j में से माइनस करना होगा क्या? 2i प्लस 6j। तो क्या आएगा? ये माइनस करो तो क्या आएगा? 3i आएगा, और क्या आएगा यहाँ पे? माइनस 7j आएगा, ये आएगा। चलो कोई बात नहीं, ये आएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर लिया था, अगर ऐसे पता होता तो ऐसे कर लेते। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरा पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 6j, कहाँ पे? तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। तो ये है मेरा इनिशियल पोजीशन। कहाँ है? इनिशियल पोजीशन। अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में देता तो क्या करते हम? ऐसा, ये है मेरा इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है? 5i माइनस जे, 1 2 3 4 5, ये 5 है, और ये क्या है? माइनस जे, मतलब यहां पे कहीं। ठीक है, ऐसा 1 2 3 4 5 यहां पे ऐसा। ये ऐसा, ये है मेरी फाइनल पोजीशन। एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आप यहां से, अगर आप यहां पहुंच गए तो किस लाइन से पहुंचे होंगे? किस तरह से पहुंचे होंगे? ऐसे ही तो पहुंचे होंगे, ऐसे, ये ऐसे इधर की तरफ, और ये आना भी चाहिए ऐसे ही। कैसे आना चाहिए? देखो, डिस्प्लेसमेंट में अगर इसके दो कंपोनेंट निकालो तो y कंपोनेंट नेगेटिव हो गया, x कंपोनेंट देखो पॉजिटिव हो गया। तो देखो x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y कंपोनेंट देखो इसका नेगेटिव, नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे की तरफ। इसको ड्रॉ करके देखो तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ड्रॉ करके देखो तब भी समझ में आ रहा है आपको कि ऐसे ही होना चाहिए था, इधर से इधर तरफ ही देखेगा। और इस वैल्यू को अगर तुम देखो 3i माइनस 7j को, 3i माइनस 7j को ड्रॉ करोगे तो इसी डायरेक्शन में आएगी। किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में आएगी, इसी के पैरेलल आएगी। आओ करके दिखा दें आपको। 1 2 3, ये 3 हो गया, और 7 ये यहाँ पे। तो इसको हम सीधा ऐसे लेके चले जाते हैं, ऐसे ऐसे। देखो दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं? ये पैरेलल है, मतलब एक ही वेक्टर है, ये इक्वल वेक्टर है, बस इसको शिफ्ट कर दिया यहां मैंने, बस
शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर बताया था। तो ये वेक्टर मैं यहाँ लाके चिपका दूँ, चाहे यहाँ लाके चिपका दूँ, यहाँ लाके कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो यही है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे। ये मैंने ड्रॉ क्यों किया है? कुछ बच्चे कहेंगे क्या कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं बेटा, रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं, यही तो समझ में नहीं आता है कि ये वेक्टर अगर यहाँ है तो आप बोल सकते हो ये वेक्टर यहाँ भी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम है, यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यही दोनों सेम चीज़ है। क्लियर हुआ? और अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के क्वेश्चन करेंगे, और अभी हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करेंगे। कब? अगली जो वीडियो है वो प्रोडक्ट की है, ठीक है। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी, चौथी जो वीडियो होगी वेक्टर्स की, वो केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की होगी, केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की होगी। उसमें कम से कम 40 से 50 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ अभी जो मैंने डिस्कस किया वो खाली कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए, कंसेप्ट बताया है आपको, ठीक है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देख ही लिए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है कहाँ कमेंट करना है। चाहे यूट्यूब पे ही कर दो, चाहे आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ कहीं जाके आपको मन हो वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। और डाउट है वो क्लियर कर सकते हो।